हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुइचोल वो एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में अपने दादा के पास गया होता है और वहाँ सुइचोल के पापा और युनवू भी मौजूद था। सुइचोल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके दादा इजाज़त नहीं देते क्योंकि युनवू ने उस प्रॉपर्टी की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए कहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सुइचोल युनवू से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन युनवू का फ़ोन आने की वजह से युनवू बात करने के लिए बाहर चले जाता है। सुइचोल को बहुत अफसोस होने लगता है कि उसके हाथ से ये मौका निकल गया। युनवू को वुडमैन का फ़ोन आया था। वो वुडमैन युनवू को बताता है कि उस दिन एक डिलीवरी वाला वो वहाँ आया था। युनवू पूछने लगता है कि वो डैश कैम कहाँ है। वुडमैन युनवू को बताता है कि उस गाड़ी में डैश कैम था और वुडमैन के पास वो मेमोरी कार्ड था जिससे वुडमैन ने वो मेमोरी कार्ड लिया था। उसने वुडमैन को बताया था कि उस मेमोरी कार्ड से सब डाटा डिलीट हो चुका है। फिर युनवू वुडमैन को बताता है कि वो डाटा दोबारा से रिकवर हो सकता है। युनवू उस वुडमैन को बताता है कि वो एक आदमी भेज रहा है उस मेमोरी कार्ड को लेने के लिए। अब युनवू के पास वो मेमोरी कार्ड आ चुका था। युनवू उस मेमोरी कार्ड से डाटा रिकवरी के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ मौजूद आदमी से युनवू ओल्ड फोटोज़ को निकालने के लिए कहता है। वो आदमी युनवू से 3-4 दिन का टाइम मांगता है। युनवू उस आदमी से कहता है कि ये कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसको तुम संभाल के रखना। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चेयरमैन होंग का केयर टेकर वो वहाँ मौजूद डॉक्टर से ये पूछने लगता है कि चेयरमैन होंग को स्वीट पोटैटो खाने की इच्छा हो रही है। वहाँ मौजूद कुक ये कहने लगता है कि ड्राइड स्वीट वाली पोटैटो वाली डिश बनाते हैं क्योंकि चेयरमैन होंग को वो बहुत पसंद है। वहाँ मौजूद हिंजा ये सब देख रही होती है। डॉक्टर कहता है कि इससे उनका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर कुक कहता है कि होंग कहेंगे कि ये डिश अच्छी नहीं बनी। चेयरमैन होंग की वाइफ कहती है इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल उनकी डाइट में चिकन, एग, बीन्स शामिल करो। वहाँ मौजूद हिंजा को ये सुनकर गुस्सा आता है। हिंजा वहाँ मौजूद लोगों से कहने लगती है कि उसके डैड को ये चीज़ें क्यों दी जा रही है। वो उन्हें बताती है कि जब पापा को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी खा लेते हैं और ये खाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम कैसे स्पेशलिस्ट हो। फिर वो साइकियाट्रिस्ट से कहने लगती है कि इस चीज़ के लिए साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद होना चाहिए क्योंकि मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी खाना बनाना ज़रूरी है। साइकियाट्री माफ़ी मांगता है। हिमजा तभी वहाँ मौजूद फ्रिज से एक सब्जी का कटोरा निकालती है जिस बाउल में सब्जी मौजूद थी। वो अपनी माँ से कहने लगती है कि मैं अपने पापा की हेल्थ के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकती। हिंजा अपनी माँ से पूछने लगती है कि क्या सोया सॉस आप ही बनाती हैं। उसकी माँ बताती है कि सोया सॉस तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन चेयरमैन होंग को वो बहुत ज़्यादा पसंद है और सोया सॉस उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जो मैंने कुक को बताया है। हिमजो कहने लगती है कि उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। फिर वो अपनी माँ से आगे कहती है कि अब से जो भी खाना बनाएगा उसको पहले तुम चेक कर दिखाओगी। और हिमजो अपनी माँ को डांटने लगती है। हिमजो अपनी माँ से ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो उसे जानती ना हो। बर्ताव करने की सिर्फ एक वजह थी क्योंकि हिंजा की माँ वो सौतेली थी। उसकी माँ सबके सामने कुछ नहीं कह पाती। फिर इसके बाद उसकी माँ सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो सभी वहाँ से बाहर चले आते हैं। कुक पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिमजा अपनी माँ को पीट दे। फिर डॉक्टर भी पूछने लगता है कि क्या उसे यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि कहीं बिमजा की माँ को उसकी ज़रूरत ना पड़े। वहीं अंदर दिखता है कि बिमजा की माँ वो अंदर से दरवाजे को लॉक कर देती है। बिमजा अपनी माँ से पूछने लगती है कि वो दरवाज़ा बंद क्यों कर रही है। बिमजा की माँ वहाँ रखी एक चीज़ उठाती है और वो बिमजा की तरफ बढ़ने लगती है। बिमजा पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी बिमजा की माँ उसे फेंककर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देती है। बिमजा तभी नीचे झुक चुकी थी। बिमजा नीचे झुक चुकी थी जिससे वो बच गई थी। बिमजा खड़ी होकर ये देखकर हैरान हो जाती है। बिमजा अपनी माँ से कहने लगती है क्या तुम पागल हो गई हो। बिमजा की माँ उससे कहती है कि तुम मुझे 20 साल से उकसाती हुई आई हो और मुझे नहीं लगता कि तुम आगे सुधर पाओगी। बिमजा कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या कह रही हो। बिमजा फिर जैसे ही हाथ उठाने वाली होती है तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी गर्दन दबा देती है। बिमजा दर्द की वजह से जोर से चिल्लाने लगती है। बिमजा 3 तक गिनने लगती है। फिर उसकी माँ दूसरी तरफ उसे पलट देती है और उसे खिसकाते हुए आगे ले आती है। फिर वो उसे खड़ा कर देती है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना वरना मुक्के से तुम्हारी जबान कट सकती है। बिमजा पूछती है क्यों। तभी उसकी माँ उसके पेट पर जोर से मुक्का मारती है।
बिमजा के पेट में दर्द होने लगता है। बिमजा सांस नहीं ले पा रही होती है। इसके बाद दिखता है कि बिमजा अपने डैड के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करने लगती है। जो जो उसकी माँ ने उसके साथ किया वो सब अपने डैड को बता देती है। उसके डैड को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो उल्टा बिमजा पर ही शक करने लगते हैं। फिर बिमजा को गुस्सा आने लगता है। बिमजा की माँ ये कबूल कर देती है कि उसने ही अपनी बेटी को मारा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपने हस्बैंड से फिर माफ़ी मांगती है। अब बिमजा को लग रहा था कि उसके डैड को यकीन हो जाएगा, लेकिन अब भी उसके डैड यकीन नहीं करते। बिमजा को यकीन नहीं होता कि उसकी डैड उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके डैड बिना कुछ कहे वहाँ से चले आते हैं। बिमजा को बहुत अफसोस होने लगता है। अब वो अपनी माँ को कुछ नहीं कह पा रही होती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद बिमजा एक डिटेक्टिव के पास जाती है। वो उस डिटेक्टिव के पास इसलिए गई थी ताकि वो आदमी उसकी माँ की सारी डिटेल निकाले, और वो उस आदमी से अपनी माँ की सारी डिटेल निकालने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन हाइन की हरकिना के साथ मीटिंग थी। वो अपने ऑफिस में मौजूद होती है। यनसंग हाइन को मीटिंग में आने के लिए कहता है। फिर हाइन जैसे ही मीटिंग के लिए निकल रही होती है, तभी हाइन को फिर से इल्यूजन होने लगता है और वो फिर से ऐसा महसूस करने लगती है जैसे कि वो बर्फ़ में मौजूद है। हाइन ये देखकर फिर से डर जाती है। हाइन कुछ नहीं कर पाती और वो बस खो जाती है। हाइन को बहुत ठंड लगने लगती है। तभी हाइन को आकर कोई पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि यनसंग होता है। यनसंग हाइन से कहने लगता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। वो हाइन से उसकी हालत पूछने लगता है। हाइन उससे कहती है कि वो ठीक है। फिर हाइन अपना टाइम देखती है। वो देखती है कि टाइम तो आगे निकल चुका है। वो यनसंग से कहती है कि वो टाइम को भूल चुकी थी। फिर वो यनसंग से तुरंत मीटिंग में चलने के लिए कहती है। यनसंग हाइन को बताता है कि उसे हाइन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो हाइन से पूछने लगता है कि क्या आज के लिए ब्रेक लिया जाए, और मीटिंग को रीशेड्यूल करने के लिए कहता है। लेकिन हाइन इस चीज़ के लिए मना कर देती है। यनसंग हाइन को पकड़ कर ले आने लगता है। फिर तभी लिफ्ट खुलती है और युनवो लिफ्ट में मौजूद था। युनवो उन दोनों को साथ में देख लेता है। युनवो देखता है कि यनसंग ने हाइन के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है। युनवो को यह देखकर बुरा लगने लगता है। युनवो कुछ नहीं कह पाता। फिर वो हाइन के पास जाकर हाइन से पूछने लगता है कि क्या सब ठीक है। हाइन उससे कहती है कि तुम अपना काम करो। फिर हाइन और यनसंग वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले आते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही यनसंग फिर हाइन के ऊपर अपना हाथ रखता है। हाइन खुद से उसका हाथ हटाती है और उसे थैंक यू कहती है। यनसंग फिर हाइन से कहने लगता है कि हम मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि उसे हाइन बीमार नजर आ रही थी। हाइन कहने लगती है कि वो कभी भी बीमार नहीं थी। हाइन बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यनसंग को हाइन पर शक होने लगता है। इसके बाद दिखता है कि हाइन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ प्रेस मौजूद थी। हाइन फिर वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इसके बाद यनसंग वो ग्रेस्को के साथ मौजूद था। यनसंग ग्रेस्को से हाइन की हालत के बारे में पूछता है। ग्रेस्को यनसंग को बताती है कि हाइन को बहुत वक्त हो चुका है। वो रेगुलर चेकअप के लिए अपनी फैमिली के साथ नहीं जाती। हो सकता है शायद वो अलग से अपने हेल्थ चेकअप के लिए जा रही हो। यनसंग इस चीज़ का पता लगाने के लिए कहता है। वहीं दिखता है कि हाइन डॉक्टर के पास गई होती है। डॉक्टर हाइन से जर्मनी की ट्रिप पोस्टपोन करने के लिए कहता है। हाइन इस चीज़ की वजह पूछती है। डॉक्टर हाइन को बताता है कि वाइट सेल की कमी हो चुकी है और इस वजह से ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। वो आगे बताता है कि अगर आप जर्मनी जाओगे भी तो वहाँ आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हाइन को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। हाइन उनसे कहने लगती है कि उसके पास टाइम नहीं है। हाइन गुस्से से जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी डॉक्टर हाइन को रुकने के लिए कहता है। हाइन डॉक्टर से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जैसे ही आगे कुछ कहने वाला होता है, तभी हाइन अपनी बुआ को वहाँ मौजूद देखती है। बुआ हाइन को देखकर हैरान होती है। बुआ हाइन को बताती है कि वो अपना इलाज कराने के लिए वहाँ आई थी। वो हाइन से पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद बाहर जाकर हाइन अपनी बुआ को सब कुछ बता देती है। उसकी बुआ फिर हाइन को अपनी फ्रेंड के बारे में बताने लगती है कि उसकी फ्रेंड को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर था तो उस वक्त ये बात उसने अपनी सारी फैमिली को बता दी थी। वो हाइन से फिक्र ना करने के लिए कहती है। हाइन उन्हें बताती है कि उसे बीमारी की फिक्र नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कहीं उसकी बुआ सबको ना बता दे। उसकी बुआ उससे पूछने लगती है कि क्या हिनवू को इस बारे में पता है। हाइन कहती है हाँ। हाइन अपनी बुआ को बताती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी जाना चाह रही है।
इसलिए वो डॉक्टर से राय मशवरा के लिए यहाँ आई थी। उसकी बुआ ये सुनकर खुश हो जाती है कि जर्मनी वालों के पास इस बीमारी का इलाज है। हाइन अपनी बुआ से किसी को ना बताने के लिए कहती है। उसकी बुआ हाइन से वादा करती है। इसके बाद हाइन की बुआ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे हाइन की फिक्र होने लगती है और वो दोबारा मुड़कर हाइन को गले लगा देती है। वो हाइन को ना डरने के लिए कहती है। वो हाइन को दिलासा देती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद बिमजा जब अपनी कार में मौजूद होती है, फिर बिमजा अपनी उस दोस्त को फ़ोन मिलाती है जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उस दोस्त का नंबर नहीं लग रहा होता है। बिमजा को घबराहट होने लगती है। फिर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को फ़ोन मिलाती है। फिर वो अपनी दूसरी दोस्त से मियोंग के बारे में पूछने लगती है जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उसकी दोस्त बताती है कि मियोंग की डेथ हो चुकी है। बिमजा ये सुनकर हैरान होती है। वो पूछती है कि वो कैसे मर गई। उसकी फ्रेंड बताती है कि उसका ट्यूमर बढ़ चुका था। बिमजा ये सुनकर रोने लगती है। बिमजा कहती है कि वो कैसे मर सकती है, वो तो बहुत पार्टी करती थी और खुश रहती थी। बिमजा बहुत रोने लगती है। बिमजा का यकीन टूट चुका था और उसे लगने लग गया था कि शायद अब उसकी भतीजी नहीं बच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चेयरमैन होंग अपने म्यूजियम में जाते हैं जहां नेपोलियन की फ़ोटोज़ रखी थी। उनके साथ ग्रेस्गो और यनसंग मौजूद थे। चेयरमैन होंग को वहाँ म्यूजियम में बहुत मजा आ रहा होता है नेपोलियन की चीज़ों को देखकर। चेयरमैन होंग का आइडियल नेपोलियन था। चेयरमैन होंग यनसंग को बताने लगते हैं कि किस तरह से वो गरीब होकर आज इस बुलंदी पर पहुँचे हैं। फिर यहाँ पर पास का सीन दिखता है कि चेयरमैन होंग एक स्कूल में भाषण देने जाया करते थे और नेपोलियन के बारे में बताने लगते थे बच्चों को। वहाँ मौजूद एक बच्चा था जिसको चेयरमैन होंग को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि यनसंग था। तभी वहाँ मौजूद एक बच्ची फूल की माला लेकर स्टेज पर जाती है। चेयरमैन होंग को वो माला पहनाती है। फिर चेयरमैन होंग उस लड़की को गले लगाते हैं। वहीं प्रेजेंट में चेयरमैन होंग नेपोलियन की पेंटिंग दिख रहे होते हैं। यनसंग तभी चेयरमैन होंग से कहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छी नेपोलियन की पेंटिंग है। वो एक पेंटिंग है 1938 की। वो बताता है कि उसमें नेपोलियन अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़े हैं। वो आगे कहता है कि मैं उस पेंटिंग को आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। चेयरमैन होंग को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है। वो बहुत खुश होते हैं। चेयरमैन होंग को लग रहा था कि उन्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल चुका है और यनसंग ने यहाँ पर अपनी चाल चल ली थी। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस नहीं, ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।